ट्वेल्थ क्लास की हिंदी में अपने व्यवहारिक व्याकरण आ रही है सिलेबस में, और ये हिंदी व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण से 8 मार्क्स के अपने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 8 मार्क्स को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप है, वो क्या होता है? वो होता है बोली। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषा किस लिपि में होती है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय किसका प्रयोग किया जाता है? मात्राओं का। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। बहुत कम प्रश्न हैं और कम प्रश्नों में हम 8 मार्क्स को कवर करने वाले हैं। लिपि में चिन्हों का प्रयोग। वर्तनी लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, एक तो मौखिक और एक होती है लिखित। या तो हम बोल के बताएं, बोल कर बताते हैं, उसको कहते हैं मौखिक, और एक होता है लिख के बताएं, तो वो होता है लिखित। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो कहलाती है वर्ण। वर्ण जैसे ए, ब, स, ये क्या है? वर्ण है, सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा में मौखिक रूप में केवल ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। मौखिक जो भाषा होती है उसमें ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। बोल कर बताते हैं ना, तो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करें तो वह व्याकरण की जरूरत पड़ती है। बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है, यानी बोली का जो विकसित रूप है वही भाषा है। पंजाबी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी। प्राचीन भारत की लिपियां एक तो ब्राह्मी और एक खैरोष्टी, 2 हैं, ब्राह्मी और खैरोष्टी। विचार विनिमय, जब हम अपने विचार किसी और तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं तो उसमें माध्यम होता है हमारा या तो लिखित, लिख कर भेजे हम, या फिर होता है बोल कर भेजे। तो लिखित और मौखिक भाषा कहते हैं इनको। भाषा सूक्ष्म होती है और लिपि होती है वो स्थूल होती है। हिंदी भाषा की लगभग 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18। भाषा की शुद्धता के लिए शास्त्र, व्याकरण है वो शास्त्र का काम करती है भाषा की शुद्धता के लिए। उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के कौशल हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1949 में। शासन के कार्यों में राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं। सिलेबस में शब्द शक्ति भी है। शब्द शक्ति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के प्रकार हैं 3। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? 3। मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले, मुख्य अर्थ का बोध कराए उस शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा। सुरेश आस्तीन का सांप है, सुरेश आस्तीन का सांप है, इसमें सीधी सीधी बात नहीं है, तो किसका प्रयोग हुआ है? व्यंजना शब्द शक्ति का। गुलाब का पुष्प गुलाबी रंग का सुगंधित पुष्प है, उपयुक्त में शब्द शक्ति अभिधा। जो मुख्य अर्थ का बोध कराए उसको क्या कहते हैं? अभिधा। जब किसी शब्द का अर्थ लक्षण आधारित हो, पर आधारित दोनों ही अर्थ प्रकट हो, मुख्य भी हो लक्षण आधारित भी हो, तो उसको क्या कहेंगे? कौन सी शब्द शक्ति कहेंगे? दोनों ही अर्थ प्रकट न हो, यानी दोनों ही अर्थ प्रकट न हो और अन्य कोई गूढ़ अर्थ निकलता हो, तो उसको कहेंगे व्यंजना।
जो जब कोई शब्द शक्ति है उसका ना तो मुख्य अर्थ हो और न ही उसका लक्षण पे आधारित हो, कोई अन्य गुड अर्थ निकले। जो ऊपर देखा था हमने कि सुरेश आस्तीन का सांप है, तो उसका कोई दूसरा ही अर्थ निकल रहा था, तो उसको कहते हैं व्यंजना। ये हवा महल कब पूरा होगा, ये कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा। सूरज सिर पे आ गया, ये कौन सी है, व्यंजना। ऐनक हो तो आपको कौन सा दिखाई देता है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा। सेठ ने नौकर से कहा अंधेरा हो गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना। इस बुढ़िया को न सतावे तो निरी गाय, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा। क्योंकि यहाँ बुढ़िया की तुलना किससे की गई है, गाय से। मोर छत पे नाच रहा है, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा। किसी काव्य में रूढ़ि को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं रूढ़ा लक्षणा। मेरा घर गंगा पे है, ये वाक्य, इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा। अलंकार पूछे जाएंगे आपसे, अलंकारों को देख लेते हैं। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल पंक्ति में, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास। अनु का मतलब चारू चंद्र चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में पंक्ति में, अलंकार का प्रयोग हुआ है अनुप्रास का। अनुप्रास दो शब्दों से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण, एक वर्ण का बार बार प्रयोग। जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर, कोई बात है वो बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है और लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाती है तो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। सारी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच साड़ी है। इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है वो है संदेह। विदु वदनहि लाखी बाग में चहकने लगे चकोर, पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर कारण नहीं होने पे भी कार्य का होना पाया जाता है तो वहाँ होता है विभावना अलंकार। पानी परात को हाथ हुआ नहीं, नैनन के जल सो पग धोई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है, यमक। उसकी मधु मुस्कान किसके हृदय में ना बसी, काव्य पंक्ति में मैं वर्ष की आवृत्ति के कारण, मैं जो वर्ण है, वर्ष नहीं है, वर्ण है, वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। मधुर मुस्कान, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार आता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। अलंकार में कौन सा ऐसा अलंकार है जिसमें एक जैसे शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ है वो बार बार अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं यमक। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो अलम और एक होता है कार, अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अनु जिसका अर्थ होता है बार बार और एक होता है प्रास जिसका अर्थ होता है वर्ण। काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार। अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, यानी वृद्धि कर देते हैं, अभिवृद्धि कर देते हैं। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीर को जाने वही पीर है, यानी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूत कपूत तो क्यों न धन संचय, कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, लाटानुप्रास। जहाँ पर वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकालता उसको कहते हैं वकोक्ति। कौन तुम मैं घनश्याम तो वर्षों की तो जाए, पंक्ति में अलंकार कौन सा है, वकोक्ति।
2 शब्द आपके पारिभाषिक पूछे जाएंगे, उनको देख लेते हैं। पारिभाषिक शब्द जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ऑडिट को कहते हैं लेखा परीक्षा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश के शब्द यूज करते हैं, लेकिन उनके हिंदी अर्थ हमें कम ही पता होता है, और वही जो पारिभाषिक शब्द हैं उन्हीं को एग्जामिनर पूछ लेता है, लेकिन उनके इंग्लिश का तो हमें पता होता है, लेकिन हिंदी अर्थ पता नहीं होता। तो हम आज इनको देखने वाले हैं। ऑडिट को कहते हैं लेखा परीक्षा। एडहोक को कहते हैं तदर्थ। अपेंडिक्स को कहते हैं परिशिष्ट। बिल को कहते हैं विधेयक। संसद में बिल लाया गया, संसद में विधेयक लाया गया है। ब्रीफ को कहते हैं संक्षेप। सेंसियस जनगणना को कहते हैं अप्लीकेंट। एप्लीकेशन देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको, आवेदक, प्रार्थना पत्र देने वाला जो भी होता है उसको कहते हैं एप्लीकेंट। एजेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकर्ता। ऑक्शन को कहते हैं हिंदी में नीलामी। बॉन्ड को कहते हैं बंद पत्र। और कैबिनेट की बैठक हुई ऐसे बोलते हैं तो वो मंत्रिमंडल। कौंसिल को कहते हैं परिषद। डेलीगेट को कहते हैं प्रतिनिधि। डेलीगेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि। फाइनेंस को कहते हैं वित्त। ग्रांट को कहते हैं अनुदान। इंटरव्यू तो कहते हैं उसको हिंदी में साक्षात्कार। जुडिशियल को न्यायिक। लाइसेंस अनुज्ञप्ति, ये हमें पता होता है कि लाइसेंस मिल गया फला चीज़ के लिए, अनुमति मिल गई एक प्रकार से, अनुज्ञप्ति कहते हैं उसे। ओथ शब्द शपथ होती है तो उसे कहते हैं इंग्लिश में ओथ, हिंदी में शपथ। टेंडर को निविदा या नीलामी। एम्प्लॉयमेंट रोजगार। गजट राजपत्र। गजट पत्र। गजट नोटिफिकेशन हम बोलते हैं कि गजट नोटिफिकेशन, सरकार का गजट नोटिफिकेशन आया है, राजपत्र गजट को बोलते हैं ना, राजपत्र। गारंटी जमानत या प्रत्याभूति, फला चीज़ की गारंटी दी है यानी जमानत दी है, या उसकी हिंदी में उसको बोलते हैं प्रत्याभूति। इनवॉइस बीजक। लीगल वैध। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। रिक्रूटमेंट भर्ती। तो ये अपने व्यवहारिक व्याकरण के 8 मार्क्स हमने तैयार कर लिए। नेक्स्ट अपना होगा अभिव्यक्ति और माध्यम वाला, जो कि 7 मार्क्स का आपके आने वाला है। तो 7 में से 7 कवर करने का प्रयास करेंगे। अब अपना नेक्स्ट जो हिंदी विषय का एक कंटेंट है अभिव्यक्ति और माध्यम वाला, 7 मार्क्स का आपके आने वाला है। फीचर लेखन क्या है? फीचर लेखन तो किसी भी सामाजिक घटना की रोचक और मनोरंजक व्याख्या करते हैं उसको कहते हैं फीचर लेखन। कोई भी सामाजिक घटना है उसकी रोचक और मनोरंजक व्याख्या कर दी जाती है, उसको फीचर लेखन कहते हैं। आलेख में विषय वर्णन कैसे होता है? तो आलेख में विपत्र का संक्षिप्त और सारगर्भित वर्णन होता है। फीचर लेखन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। व्यक्तिगत, समाचार परक, चित्र परक और यात्रा परक। फीचर और आलेख में क्या अंतर है? तो फीचर का संबंध दिल से होता है, जबकि आलेख का संबंध मस्तिष्क से होता है। दिल और दिमाग हम बोलते हैं। तो फीचर तो हमें दिल से, फीचर जो होता है कोई भी चीज़ की कोई भी सामाजिक घटना है उसका रोचक और मनोरंजक व्याख्या फीचर कहलाती है, तो उसका संबंध दिल से होता है। और आलेख का संबंध, आलेख हमने देखा ना, कोई भी विपत्र है उसका संक्षिप्त और सारगर्भित वर्णन होता है जो कि मस्तिष्क से किया जाता है, तो उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। पत्रकारिता की आधुनिक विधा कौन सी है? पत्रकारिता की आधुनिक विधा फीचर है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी जो शर्त है वो क्या होती है? दृश्य के साथ लेखन। दृश्य के साथ लेखन टीवी लेखन की
जो खबर लिखते हैं उसकी बुनियादी शर्त है। तुरंत घटी घटना की सूचना तत्काल किस रूप में दर्शकों तक पहुंचाई जाती है? लाइव रूप में। जो तुरंत घटना घटी है उसकी सूचना तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है तो उसको कहते हैं लाइव। हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया के साथ। भारत में पहला जो छापा खाना था वह 1556 में गोवा में शुरू हुआ था, पहला छापा खाना। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com को। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने ये। जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं उनमें सबसे पुराना माध्यम कौन सा? प्रिंट। प्रिंट यानी छपा हुआ। विश्व स्तर पर इस समय पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा। इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? वागर्थ, कादम्बनी, हिंदी साराय। उल्का पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। समेकित माध्यम किसे कहते हैं? इंटरनेट को। अभिव्यक्ति और माध्यम के लघुतरात्मक प्रश्न वो हमने देखे, अति लघुतरात्मक ये होंगे लघुतरात्मक। इनमें नेट पत्रकारिता से क्या आशय है? इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन, लिखना, फीचर, चर्चा, परिचर्चा, झलकियों को दर्ज करने को जो कहते हैं नेट पत्रकारिता। ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता तो उसे कहते हैं ड्राई एंकर। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में आपको बताना है। तो इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 में हुई। दूसरा दौर इसका 2003 में शुरू हुआ। पहले दौर में भारत में भी प्रयोग हुआ। .com तूफान आया और शीघ्र ही चला भी गया। अंत में वे ही टिके रहे जो मीडिया के पहले से थे। एनकोडिंग से क्या तात्पर्य है? एनकोडिंग क्या होता है? संदेश भेजने के लिए कुटों का प्रयोग करना। कुट भाषा यानी जो कोड में बात करना। भाषा भी एक प्रकार का कुटी है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए कुटु में संदेश को बांधना एनकोडिंग कहलाता है। एंकर बाइट किसे कहते हैं? तो टेलीविज़न की किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। पत्रकारिता का क्या दायित्व है? तो पत्रकारिता का दायित्व है पाठकों तथा दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाना, उन्हें जागरूक और शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। विद्यालय में नो बैग डे विषय पर संक्षिप्त आलेख आपको लिखना है। तो राजस्थान सरकार ने शिक्षा में नवाचार को ध्यान में रखते हुए 2021-22 से समस्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को बिना बैग के सप्ताह में एक दिन शनिवार को विद्यालय में आकर निर्धारित समूह तक गतिविधियों के तहत कार्य करते हुए विभिन्न स्तर उत्तीर्ण करने। तो ऐसे कार्यक्रम का जो नाम रखा गया वो रखा गया नो बैग डे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल विषय पे संक्षिप्त टिप्पणी आलेख लिखना है आपको। तो ये तो आपने देखा है स्कूलों में। खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पे 4 स्तर पे 6 खेलों का आयोजन किया अगस्त के महीने में, अगस्त और सितंबर 2 महीनों में। तो ये था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं? तो इंट्रो, बॉडी और समापन। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन से हैं? प्रिंट, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। इन सभी माध्यमों में जनसंचार के लेखन शैली और प्रस्तुति में अंतर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना। टीवी में सूचनाएं कितने चरण की होती हैं? ये भी मोस्ट है। फोन इन का प्रयोग क्या है? इंटरनेट के गुण और अवगुण के पे भी चर्चा कीजिए। प्रिंट मीडिया की कमी बतानी है। प्रिंट मीडिया जो छपी हुई मीडिया होती है उसमें कौन सी कमी होती है? निरक्षरों के लिए पूर्व अनुपयोगी।
यानी जो निरक्षर लोग पढ़ नहीं पाते तो उनके लिए अनुपयोगी है। समाचारों की समय सीमा और अशुद्धि छपने पर विरोध का डर, स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है। आधुनिक युग में जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? प्रिंट या मुद्रित जो माध्यम है वो सबसे पुराना है। समाचार क्या है? संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है तो समाचार पे आप टिप्पणी लिख सकते हैं। संचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? इसके अंतर्गत क्या क्या माध्यम आते हैं? तो सबसे पुराना जो माध्यम है वो स्वयं मनुष्य है। पौराणिक काल में देव ऋषि नारद को प्रथम समाचार वाहक माना जाता था। महाभारत काल में संजय की जो परिकल्पना की गई है वो भी एक समृद्ध संचार व्यवस्था को इंगित करती है। शिलालेख, फिर जो राजा महाराजाओं के समय, अशोक के समय शिलालेख लिखे गए। गुफा चित्र, गुफाओं में चित्र बनाकर समझाने का प्रयास किया जाता था। सांग, रागनी, तमाशा, लावणी, नौटंकी, ये जो माध्यम है महत्वपूर्ण है। तो ये अपना था अभिव्यक्ति का माध्यम वाला। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।